Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to present you the very basic concept of block over block concept। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में, यहाँ दो ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं और वो भी सरफेस रफ़ है, और जो M1 ब्लॉक है उसके नीचे का सरफेसेस का भी कंडीशंस रफनेस और प्लेन केसेस सब देखेंगे हम लोग आज इस वीडियो में। सो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहली बात, एक बेसिक कंसेप्ट को रिकॉल की जाए कि सपोज़ करिए कि आपका जो ये M1 मास का ब्लॉक है ये एक रफ़ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ अ रफ़ सरफेस, ओके, दिस इज़ अ रफ़ सरफेस, रफ़ सरफेस है, ठीक है। तो जैसे ही द मोमेंट यू स्टार्ट अप्लाइंग ए फोर्स F, एक हॉरिजेंटल फोर्स आप हॉरिजेंटली अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही ये फोर्स आपका अप्लाई होता है इस M1 मास के ब्लॉक पे, तो क्या होता है कि एक फ्रिक्शन फोर्स, ये जो सरफेस है ये इस ब्लॉक पे मतलब अप्लाई होता है, जिसका डायरेक्शंस क्या होता है, इस डायरेक्शंस में सरफेस पे अप्लाई होता है एक्चुअली में जो है। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है, दिस इज़ द फ्रिक्शन फोर्स F1 विच इज़ अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक ऑफ मास M। अब क्या होगा कि एज यू ग्रेजुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग द फोर्स F, ये जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देते हो, तो क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो आपका F1 है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो आपका फ्रिक्शन फोर्स ये F1 जो अभी लगना स्टार्ट हुआ है वो क्या है, दिस इज़ ए काइंड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या है ये एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो ये एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, एडजस्टेबल फोर्स है। तो जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो F1 जो कि आपका ये जो सरफेस है ये इस ब्लॉक पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, वो बढ़ना स्टार्ट करेगा। लेकिन इसके बढ़ने की अपनी एक लिमिटेशंस है, और ये जो F1 है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन F1L। क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 और इनटू नॉर्मल रिएक्शन n के बराबर हो जाती है। तो n जो होता है वो एक्चुअली में क्या है, तो नॉर्मल रिएक्शंस बिटवीन द टू सरफेसेस, ये सरफेसेस और इस सरफेसेस के बीच जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, एक तो ये जो सरफेस है वो इस ब्लॉक पे ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n अप्लाई करेगा, और ये जो ब्लॉक है वो इस सरफेस पे नीचे की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो यही ये दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, आपस में न्यूटन्स थर्ड लॉ से बराबर होते हैं। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, n इज इक्वल टू आपको m इंटू यहाँ पे g, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो mg हो जाता है। तो अब आप लिख सकते हो कि जो F1L की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगा, तो μ1 क्या है, तो μ1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इस सरफेस के बीच में जो ये जो ब्लॉक है और ये आपका जो सरफेस है इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, μ1 है। दिस इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। μ1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस, इसलिए μ1 यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपको μ1 m इंटू यहाँ पे g, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो कहने का ये मतलब है कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आप जैसे जैसे बढ़ाओगे तो आपका जो ये फ्रिक्शन फोर्स है वो भी क्या करेगा, बढ़ेगा, एंड इट अप्रोचेज टुवर्ड्स द मैक्सिमम वैल्यू जो क्या है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है। आफ्टर द फ्रिक्शन फोर्स reaches the limiting value, it remains constant। क्यों, क्योंकि तब उसका नेचर क्या होता है, डायनामिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या होता है, डायनामिक फ्रिक्शन कांस्टेंट रह जाता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़नी बंद हो जाएगी, तो उसके बाद आपका अप्लाइड फोर्स का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये ब्लॉक स्टार्टेड टू स्लाइड ओवर द सरफेस। सो जैसे ही अप्लाइड फोर्स की वैल्यू F की वैल्यू ग्रेटर देन F1L होगी तो क्या होगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा, स्लाइडिंग स्टार्ट्स between
between the surface, sliding start between the surface of block and ये जो सरफेस है सो एंड जो ग्राउंड है इसके बीच में क्या होगा, तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और स्लाइडिंग तो जब स्लाइडिंग स्टार्ट होगी तो उसका एक एक्सेलरेशन होगा, तो उसका जो एक्सेलरेशन ए होगा वो क्या होगा, जो नेट फोर्स काम कर रहा है। तो ये जो ये फोर्स तो आपको लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो गया, और ड्राइविंग फोर्स आपका इधर की ओर एफ एक्ट कर रहा है। आप लिखोगे एफ माइनस एफ ऑफ एल बाई मास हो गया m1। so this would be the acceleration with which the block m1 starts to move, ठीक है, when the applied force value increases the limiting frictions of the surfaces in contact। इन दो सरफेसेस के बीच जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे जैसे ही ज़्यादा आपका अप्लाइड फोर्स का वैल्यू होगा तो इन दो सरफेसेस के बीच में क्या होगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपने बेसिक चीज़ समझा कि एक ब्लॉक जब सरफेस पे होता है तो उसका डायनेमिक्स कैसे डिस्क्राइब होता है। अब हम लोग उसमें एक छोटा सा चेंज करते हैं, इस M1 ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक डालते हैं। सो लेट्स सी नाउ हियर इज़ द एग्जांपल। यहाँ आपने क्या कर रखा है कि इस M1 ब्लॉक के ऊपर आपने एक ब्लॉक M2 डाल दिया, और आपको ये भी मेंशन्ड है इस प्रॉब्लम में कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन दिस सरफेस एंड दिस ब्लॉक, ये जो सरफेसेस है इसके बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू μ1 है, और M2 और M1 के बीच जो ये कॉन्टैक्ट सरफेस है इनके बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो यहाँ μ2 आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है ये बात। ठीक है, तो जब आपने M1 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, इमेजिन करो जब आप M1 के ऊपर जब आप अप्लाइड फोर्स आप जैसे ही F अप्लाई करते हो तो द मोमेंट यू अप्लाई द फोर्स F वो क्या रहा है कि इस ब्लॉक M1 पे ये सरफेस इधर की ओर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। दिस इज़ द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, ये क्या होगा F1। दिस इज़ द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइडेड बाय दिस सरफेस ऑन दिस ब्लॉक, ठीक है, और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में होगा, ये F1 अप्लाई हुआ। अब अगर इस M1 ब्लॉक पे इस सरफेस ने F1 फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया तो आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्सेस हमेशा पेयर में नहीं, कोई भी फोर्सेस, नेचर हमेशा फोर्सेस को पेयर में जनरेट करता है, सिंगल इंडिविजुअल फोर्सेस नहीं क्रिएट होते हैं। तो अगर इस सरफेस पे इस ब्लॉक पे इस सरफेस ने F1 लगाया तो इस सरफेस पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर की ओर F1 होगा। ये सिंपल सी बात है। अब द मोमेंट ए ड्राइविंग फोर्स F एक्ट्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास M1, द फ्रिक्शन फोर्स F1 जो कम्स इनटू द पिक्चर विच जो क्या करेगा, तो रेजिस्ट करेगा, M1 के मोशंस को रेजिस्ट करेगा। ठीक है, अब आपकी बात क्या हो रही है कि ये जो M2 ब्लॉक है, ठीक है, ये जो M2 है, ठीक है, तो इस M2 का क्या है कि ये इस मोमेंट पे क्या होगा कि इस M2 क्या करेगा, इस M1 के मोशन को अपोज करेगा। M1 की टेंडेंसी क्या है, टुवार्ड्स द राइट मूव करने की है, तो M2 इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। ठीक है, जो क्या हो जाएगा, सब ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स F2। सो व्हाट इज़ F2? F2 इज बेसिकली द फ्रिक्शन फोर्स applied by M2 on M1। ठीक है, और जब इस पे M2 ने F2 फ्रिक्शन फोर्स लगाया तो M2 पे भी एक फोर्स एक्ट करेगा जिसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शंस में, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2। तो आप कहीं ना कहीं देखो तो M2 को पे जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है वो सिर्फ F2, ये जो फ्रिक्शन फोर्स F2, दिस इज़ अ सिंगल ड्राइविंग फोर्स दैट इज़ एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास M2। क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया वो तो M1 पे लगा, तो कहीं ना कहीं जो आपका ब्लॉक M2 है, ये जो ब्लॉक है, अगर ये मोशन में आता है तो उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, वो ये फ्रिक्शन फोर्स ही है। तो यहाँ पे इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से M2 मोशन में आ रहा है। ठीक है, this friction force is the only driving force for the block of mass M2। तो
तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप जैसे जैसे आपने फोर्स को लगाया, द मोमेंट यू अप्लाई द फोर्स, तो एक तो आपको देखने एक रेजिस्टिव फोर्स आपको F1 देखने के लिए मिला, दूसरा आपको F2 देखने के लिए मिला, ठीक है। और F2 के बाद उस सिमल्टेनियसली जो है सो M2 पे जो है सो ये F2 फोर्स लगा। तो जब आपका जो अप्लाइडेड फोर्स है, यहाँ देखो, जब अप्लाइडेड फोर्स, ये जो आपका अप्लाइडेड फोर्स F है, जब इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब स्लाइडिंग, द मोमेंट क्या होगा, यहाँ पे लिख लो इसको कि द मोमेंट when the applied force crosses the limiting friction between the surface and lower block, ठीक है, lower block M1, ठीक है, the system starts to move, मतलब कहने का मतलब ये है टू मूव, कि यहाँ का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन F1 की लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, F1L, जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ F1 जो है वो बेसिकली ये हो जाएगा म्यू, यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपने μ1 दे रखा है, तो μ1 और इंटू यहाँ पे n, और इस केसेस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 प्लस m2 इंटू जी, तो आप लिखोगे μ1 यहाँ से, और यहाँ पे m1 प्लस ये m2 इंटू जी। तो ये जो फोर्स आपकी वैल्यू आप देख रहे हो, जैसे ही आपका अप्लाइडेड फोर्स का वैल्यू इस मैग्नीट्यूड को क्रॉस करेगा, आपका m2 और इस सरफेस के बीच में क्या होगा, स्लाइडिंग होगा, इधर की ओर मोशन होगी, और साइमल्टेनियसली जैसे ही ये इधर की ओर मोशन करेगा तो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स F2 जो कि ड्राइविंग फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, वो क्या करेगा, इसको टुवार्ड्स दिस डायरेक्शन में भी जो है साथ ही ले जाएगा, अपने साथ ले जाएगा। तो कहने का मतलब है कि द मोमेंट स्लाइडिंग अकर्स, बोथ M1 एंड M2 ब्लॉक क्या होगा, साइमल्टेनियसली मूव करेगी। जैसे ही स्लाइडिंग हुआ तो M1 एंड M2 ब्लॉक साइमल्टेनियसली मूव करेगी। तो जब साइमल्टेनियसली मूव करेगी तो इस पूरे सेटअप पे जो फोर्स लगा, अप्लाइड फोर्स क्या है, F है, और साथ में यहाँ फ्रिक्शन फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा AC, कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एंड दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, तो ये जो अप्लाइडेड फोर्स है सो F, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है, F माइनस F1L, ठीक है, और बाई मास हो गया M1 प्लस यहाँ पे M2। तो ये जो फोर्स है, ये इस एक्सेलरेशन के साथ ये पूरा सेटअप, ये जो सेटअप देख रहे हैं, इस एक्सेलरेशन के साथ टुवार्ड्स राइट जो है AC कॉमन एक्सेलरेशन के साथ ये मूव करेगा। अब जब ये पूरा सेटअप कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा तो कहीं ना कहीं M2 भी, मतलब हर ब्लॉक भी इंडिविजुअली उसी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। तो अगर आप M2 के डायनेमिक्स इक्वेशंस को लिखेंगे उस मोमेंट पे, तो आप क्या लिख सकते हैं कि इस पे जो M2 पे जो अप्लाइड फोर्स ऑफ F2 देख रहे हैं, तो आप लिख सकते हो कि F2 इज इक्वल टू यहाँ पे M2 और इंटू कॉमन एक्सेलरेशन AC। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ ब्लॉक M2 है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ब्लॉक M2, ठीक है, ब्लॉक आपका M2 ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन आप देख रहे हैं। अब आप बताइए कि जैसे जैसे आप अप्लाइडेड फोर्स F की वैल्यू को बढ़ाएंगे, एज यू इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ अप्लाइडेड फोर्स, क्या होगा, तो ये जो कॉमन एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन एक्सेलरेशन अप्लाइडेड फोर्स पे डिपेंड कर रही है। और अगर कॉमन एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो आपका जो यहाँ पे देख रहे हैं जो फ्रिक्शन फोर्स F2 है, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। जैसे जैसे एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइडेड फोर्स स्टार्ट इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, द कॉमन एक्सेलरेशन विल आल्सो इंक्रीजेज, एंड दिस कॉजेज फर्दर इंक्रीजेज इन द फ्रिक्शन फोर्स F2 विच एक्ट्स ऑन द ब्लॉक M2। अब क्या है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स F2 है, इसके अभी एक लिमिटिंग वैल्यू ही है जहाँ तक ये बढ़ सकता है, उसके बाद इसकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, कांस्टेंट रह जाएगी। तो ये जो F2L है,
ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन M2 एंड M1, ये क्या है, इसको अगर आप वर्ड में लिखो तो लिख लो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M2 एंड M1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके यहाँ जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2, तो μ2 और n नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, तो M2 इंटू जी, तो μ2 इंटू n, इसको आप लिख सकते हो μ2, यहाँ पे M2 इंटू यहाँ पे ये g हो गया। तो ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू। तो जैसे ही अब क्या होगा, ये लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस करेगा तो यहाँ स्लाइडिंग स्टार्ट शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब कह सकते हो कि फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ फोर्स F, ठीक है, फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ फोर्स F, द फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M2 कैन अप्रोचेज द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, आफ्टर विच द स्लाइडिंग्स अकर बिटवीन द M1 एंड M2। तो इसको आप यहाँ से लिखोगे कि so what I am telling is that for a particular value of force F, thus we can write that for a particular value of force F, the friction between M2 and M1 approaches a limiting value beyond which the sliding between M1 and M2 take place, ठीक है, sliding between M1 M2 take place, ठीक है, M2 and M1 टेक्स प्लेस। तो ये तो कॉमन कंडीशन है, समझ लीजिए कि अगर इस दो सरफेसेस के बीच में स्लाइडिंग के कंडीशंस को बताना है तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस सरफेस के द्वारा, यहाँ पे ये जो F2 फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए, F2L को अप्रोच करनी चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन को अप्रोच करनी चाहिए। और ये F2L की वैल्यू पता ही चल गई थी कि ये क्या हो गया था, तो μ2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू सरफेस इंटू यहाँ पे M2 इंटू जी, और ये जो फ्रिक्शन F2L की वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई, तो M2 इंटू कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द सेटअप AC। तो AC अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया M2 और AC क्या हो गया, तो फोर्स F, ठीक है, माइनस, या देखो ये फोर्स जब आप अप्लाई करोगे यहाँ पे एक अपोजिंग फोर्स पिक्चर में आ रहा है जो ये सरफेस इस पे अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स F1। तो F माइनस इसका लिमिटिंग वैल्यू, क्योंकि स्लाइडिंग टेक हो रहा है, तो F माइनस F1L, ठीक है, बाई यहाँ से M1 प्लस M2, क्योंकि ये कॉमन एक्सेलरेशन है, ये सेटअप क्या हो रहा है, कंबाइंडली मूव करेगा उस स्टेज में, इसलिए ये कॉमन एक्सेलरेशन था। तो आप जब निकालोगे तो क्या होगा इसकी वैल्यू, यहाँ से देखो ये क्या है, μ2 M2G। तो अब क्या करना है, M2 M2 काट लो यहीं से, जैसा अब मुझे आ रहा है μ2G इज इक्वल टू F माइनस F1L की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल रखी है कि यहाँ से μ1 और ये M1 प्लस M2, यहाँ पे ये G, और ये कितना हो गया बाई M1 प्लस M2। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस में, तो μ2 यहाँ पे, और ये हो गया M1 प्लस M2 इंटू यहाँ पे तो G, और दिस इज इक्वल टू F माइनस यहाँ पे μ1 M1 प्लस M2 इंटू यहाँ पे G। तो अब जब F की वैल्यू निकालोगे, F बराबर क्या हो गया, तो भैया M1 प्लस M2 इंटू यहाँ पे G, और ये क्या हो गया, तो μ1 प्लस यहाँ पे μ2। तो ये क्या है, ये है आपको अप्लाइडेड फोर्स की वो वैल्यू, ठीक है, दिस इज दैट वैल्यूज ऑफ अप्लाइडेड फोर्स एट विच, ठीक है, दिस इज दैट वैल्यूज ऑफ अप्लाइडेड फोर्स एट विच